हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर होता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो पर लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को पाने के लिए। और अगर आप लोग का सपोर्ट इस वीडियो पर अच्छा देखने को मिला तो आने वाले समय में मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो ही देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाएंगे तो आप लोग को जरूर से जरूर हर एक वीडियो का वन शॉट मिलेगा, वो भी डेली मिलेगा। अगर आप लोग का सपोर्ट मुझे अच्छा लगा देखने में, ठीक। तो यही सारी बातें आपको बतानी थी। अगर आप लोग इसका नोट्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का इस प्रकार का नोट्स आपको केवल 50 रुपीज़ में दिया जा रहा है हर एक चैप्टर का। और अगर आप लोग नहीं खरीदना चाहते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे पढ़ाई कर सकते हैं और इस नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के ही बैठें और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करते रहें, ताकि आपका एग्जाम जब आए तो उससे पहले आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ सकें, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इस पूरे चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी आपके एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक को कराया जाएगा। इस वीडियो में एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे तरीके से और ईजी ढंग में समझाया जा सके, ठीक। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले हैं जो आपका क्लास 12 फिजिक्स का है, उसका सबसे पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। तो उसी का हम लोग के लेने वाले हैं वन शॉट वीडियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसका क्या करूंगा, इसी चैप्टर को मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा और 2 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और 2 वीडियो में आपको जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग की जो हेडिंग लगी हुई है वो है आपकी स्थिर वैद्युतिकीय। तो ये स्थिर वैद्युतिकीय क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका स्थिर वैद्युतिकीय कहलाता है। तो यह जो आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका स्थिर वैद्युतिकीय के अंतर्गत ही आता है। और स्थिर वैद्युतिकीय आपकी जो होती है वो फर्स्ट यूनिट होती है क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ आवेश, ठीक। तो रुके हुए आवेश एवं उसके जो प्रभाव होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो ये हो गई सबसे पहली बात। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर में जो आपका नाम देख पा रहे होंगे वैद्युत आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर हेडिंग लगी हुई है वैद्युत आवेश। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें, ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद भी होती हैं और लिखने से भी आपका राइटिंग भी अच्छी होगी। साथ ही में जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके पास नोट्स वगैरह भी होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है, जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ क्या करते हैं, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में जो आपका पदार्थ होता है वो कैसा हो जाता है, वैद्युतमय या फिर आवेशमय कहलाते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्या करो, 2 पदार्थों को लो और दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ दो। अब जब दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो क्या करेंगे, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। और इस स्थिति में जो आपका पदार्थ होता है जिसको हमने आपस में रगड़ा था वो आपका या तो आवेशमय या फिर वैद्युतमय कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कांच की छड़ी एवं रेशम, यह आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग चाहें तो जो आपका ये वैद्युत आवेश का जो कह सकते हैं परिभाषा है, इसे एक और तरीके से दे सकते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है आपकी कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से भी आप लोग परिभाषा को दे सकते हैं। और वैद्युत जो आवेश होता है आपको हम लोग उसे बता सकते हैं कि क्यों से हम लोग उसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो वैद्युत आवेश होता है, यानी कि आवेश जो आपका होता है उसे हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ आपको पता हो गई। अब होता यह है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु पर क्या हो जाए, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर कितने, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2 ऐसे पदार्थ हैं, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें मान लीजिए कि ये आपका 10 धनावेश है और उस पर 10 ही आपका क्या है, ऋणावेश है, ठीक। तो क्या करेंगे, जब हम लोग इसको इससे रगड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन निकले और इस पर चले गए। तो मान लीजिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर इस वस्तु पर चले गए तो इस पर क्या हो गया, इस पर क्या हो
हो गया कि धनावेश तो 10 है और ऋणावेश कितना हो गया, ऋणावेश आपके पास 5 ही बचा क्योंकि 5 इधर चले गए, तो यह वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अब वही चीज़ मान लीजिए यहाँ पर भी 10 धनावेश थे, 10 ऋणावेश थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब क्या था, यहाँ से 10 ऋणावेश निकल करके इस पर आ गए, तो ऋणावेश की संख्या कितनी होगी, 15 हो गई, और धनावेश 10 ही है, तो यह क्या हो जाएगा वस्तु, ये आपका वस्तु हो जाएगा ऋणावेशित। तो यही चीज़ आपकी होती है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग यही चीज़ लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, और यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो कैसा हो जाता है, वस्तु आपका ऋणावेशित हो जाता है, और यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है तो कैसा हो जाता है, वस्तु आपका धनावेशित हो जाता है। तो ये तो हो गई आपकी वैद्युत आवेश की बात। अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपका आवेश होता है कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जब वस्तु पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो वस्तु कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका पहला प्रकार आप लोग ऋणावेश मान सकते हैं। और जब वस्तु पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वस्तु कैसा हो जाता है, आपका धनावेशित। तो इस पर हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु कैसी हो गई, आपका धनावेश। यानी कि 2 प्रकार आपके होते हैं आवेश के, जिसमें आपका पहला प्रकार होता है धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को अभी से अभी लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, नोट पॉइंट है ये कि समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब इसके मतलब को भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई डाउट वाली इसमें बात ही नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, प्लस चार्ज है, और जब प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के आप लोग पास में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिकर्षित कहलाता है। और मान लीजिए आपके क्या पास है, ऋणावेश है और साथ ही में क्या है, ऋणावेश, यानी कि दोनों क्या है, ऋणावेश और ऋणावेश है। जब इनको भी हम लोग पास में लेकर जाएंगे तो भी ये लोग दूसरे से दूर भागने लगेंगे। तो इस स्थिति में ये जो आपके आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक आपका पास है धनावेश और एक है आपके पास ऋणावेश, अब इन दोनों को अगर आप लोग पास लेकर जाओगे तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर चिपकने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति में ये जो आवेश है आपका, ये क्या कह सकते हैं कि अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही 2 नोट पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं कि समान आवेश यानी कि अगर मान लीजिए धनावेश है और धनावेश है, या फिर ऋणावेश है और ऋणावेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और वहीं पर अगर विपरीत आवेश की बात करें यानी कि धनावेश और ऋणावेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो लोग आकर्षित करेंगे। तो यहाँ तक हो गई प्रकारों की बात। अब हम लोग समझेंगे कि जो आपका वैद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग समझेंगे। तो एमकेएस जो पद्धति होती है उसमें आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। अब हम लोग निकालेंगे इसकी विमा। तो विमा किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वैद्युत धारा का, बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में ही, कि I बराबर होता है Q/T, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना है, वैद्युत आवेश यानी Q का हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। तो Q क्या कर देंगे, Q को हम लोग इस साइड में ले आएंगे, कह सकते हैं T को हम लोग इस साइड में भेज देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा I × T, ठीक। तो I का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर, और सेकेंड आपका T का मात्रक होता है यानी कि टाइम का मात्रक आपका जो होता है वो सेकेंड होता है। तो यानी कि कूलाम बराबर क्या हो जाता है, एम्पियर × सेकेंड। तो हम लोग जब विमा निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं एम्पियर को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं, टोटल क्या हो जाता है AT। तो विमा आपकी क्या हो जाती है, AT, यानी कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो तो आपका कूलाम होता है, और वैद्युत आवेश का जो विमा होती है वो आपकी होती है AT। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको सभी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछ लेना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो ये संरक्षण का जो नियम है बहुत ही इजी है, आप लोगों को एक बार इसे समझेंगे आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस यही आपका वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि आवेश को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि एक प्रकार का जो आवेश होता है उसको हम लोग दूसरे प्रकार में केवल और केवल बदल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। हम उससे उत्पन्न या फिर नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदलने का कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। फिर अगला जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका मूल आवेश, यानी कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है उसे समझो। यानी कि मान लीजिए आपके पास
पास कोई भी आवेशित कण है जिस पर क्या कह सकते हैं, जितना भी मतलब मान लीजिए कोई भी आपके पास कण है उस पर जितना भी न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित भी करते हैं। और ये जो आपका होता है प्लस माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो वही चार्ज जो आपका होता है उसी के बराबर जो आपका होता है एक मूल आवेश होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास कण है उस पर सबसे कम जो आपका आवेश रह सकता है वही आपका मूल आवेश कहलाता है। और मूल आवेश का जो मान होता है वो इतना हो सकता है, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। तो मूल आवेश भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मूल आवेश क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और भी अच्छे तरीके से और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता। तो ये आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता क्या होता है उसे समझने का प्रयास करें। तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका आवेश होता है उसे हम लोग अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ई के रूप में लिखें या फिर प्लस माइनस 2e के रूप में लिखें या फिर प्लस माइनस 3e के रूप में लिखें या फिर प्लस माइनस 4, ऐसे करके हम लोग अनंत लिखते जा सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग आवेश लिखते हैं हम लोग प्लस माइनस ई के रूप में लिखेंगे या फिर प्लस माइनस 2e के रूप में लिखेंगे या फिर प्लस माइनस 3e के रूप में लिखेंगे या फिर प्लस माइनस 4e के या फिर प्लस माइनस 5e के, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। लेकिन इसको हम लोग भिन्न के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं या फिर परमाणुकता कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो आपका दूसरा अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, दो बिंदु हैं। ठीक, तो दो बिंदु पर क्या है, दो बिंदु आवेश उपस्थित हैं और इनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है, अगर मान लीजिए ये क्या है, प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये मान लीजिए यहाँ पर प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैसे लगेगा, इस पर आकर्षण बल लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या तो प्रतिकर्षण होगा या तो आकर्षण होगा। और उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल, यानी कि इन आवेशों को, यानी कि पहला आवेश और दूसरा आवेश, इन दोनों का जो परिमाण है उसको हम लोग गुणा कर दें तो क्या हो जाता है, आपका जो F होता है, यानी कि जो आपका वैद्युत बल होता है उससे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जो इनके बीच की दूरी जो होती है, यानी कि Q1 से Q2 की जो बीच में दूरी होती है वो कितनी होती है, वो आपका जो F होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच की दूरी जो होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किस प्रकार से होता है ये सब चीज़ें वो समझते हैं कि माना कि Q1 Q2 आवेश, यानी कि Q1 Q2 आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। ठीक, तो R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा उसे समझो। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q1 Q2 के गुणनफल का क्या होता है, F जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, आवेश को हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका जो वैद्युत बल है ये आपका बढ़ेगा, यानी कि कह सकते हैं जो आपका बल है, फोर्स है, वो बढ़ेगा। और वहीं पे अगर जो दूसरी लाइन लिखी है उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो उनकी बीच की जो दूरी है इसको हम लोग जब बढ़ाएंगे तो ये आपका क्या होगा, जो वैद्युत बल होगा वो घटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश को बढ़ाने पर वैद्युत बल बढ़ेगा और दूरी को बढ़ाने पर वैद्युत बल घटेगा। यानी कि इन दोनों की जो दूरी है हम लोग कह सकते हैं और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, आपका जो वैद्युत बल होगा वो घट जाएगा। ठीक, तो यही जो दो आपके क्या बन गए, दो आपके बन गए समीकरण। अब जब इन दो समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से आपका एक और समीकरण बनेगा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R² हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये नियतांक लगा है अनुक्रमानुपाती जो आपका है, इसको जो हम लोग हटाएंगे तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक, तो K जो आपका होता है स्मॉल k, ये आपका होता है F बराबर क्या हो जाएगा, फिर Q1 Q2 अपान में R² हो जाएगा। अब जो K का मान होता है उसे हम लोग क्या जानते हैं, वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो आपका होता है K बराबर जो आपका होता है 1/4 पाई, ठीक,
एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट जीरो भी इसे कह सकते हैं, तो ये होता है। तो मतलब जो के है इसकी जगह पर हम लोग उठा करके ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, यही आपका जो होता है कूलाम का नियम का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। अब जो ई नॉट यहाँ पर देख पा रहे होंगे यानी कि एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका होता है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रही सभी चीज़ें तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक, ऐसे ही और भी वीडियोस आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्या किया हम लोगों ने, इसकी जगह पर क्या मान रख दिया हमने, इतना कर दिया, ये चीज़ हमने रख दी। ठीक, तो जब ये चीज़ हम लोग रख देंगे तो क्या बन गया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया। और यही आपका जो होता है, यही आपका क्या होता है, कूलाम का नियम का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, तीसरा समीकरण बना लेंगे। अब जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपका होता है, ये भी इसका जो मान होता है इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, यानी के का जो मान होता है ये भी हो सकता है, यानी कि पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोग इसकी जगह पर हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 × 10⁹ ठीक, 9। ठीक, तो ये क्या होता है, न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर बटे में क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग अगर चाहो तो इस प्रकार से लिखो या फिर इस प्रकार से लिखो, तो दोनों भी आपके लिए ईजी रहते हैं। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है तो इसमें ये चीज़ आपको ईजी पड़ती है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में R²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आप लोगों के बहुत बार क्वेश्चन में आपके आता है, और कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आपको बोर्ड परीक्षा में इससे देखने को मिलेगा ही, चाहे वो न्यूमेरिकल में देखने को मिले, चाहे आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में देखने को मिले। ठीक, तो यहाँ तक बात हो गई इसकी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो आपका क्या कह सकते हैं आवेश है वो किसी कुचालक माध्यम में स्थित हो, यानी कहने का मतलब ये है वायु अथवा निर्वात में ना उपस्थित हो, किसी और माध्यम में उपस्थित हो, जैसे कि कागज, मोम, कांच में उपस्थित हो, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो F बराबर, F हम क्या क्यों लिखा है यहाँ पर, F का मतलब होता है जो आपका होता है यही, और जो यम होता है वो आपका होता है मीडियम। ठीक, तो यही इसीलिए यहाँ पर यम लिखा गया है ताकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लगे आपको देखने में, तो इसीलिए यहाँ पर यम का यूज किया गया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के है यहाँ पर। तो के क्या होता है कि आपका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे आवेश को किसी कुचालक माध्यम में रखेंगे तो आपका फॉर्मूला ये निकल करके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान में R²। ठीक, तो ये क्या होता है, कैपिटल के होता है आपका। तो आप लोगों का ये फॉर्मूला हो गया अगर जो आपका आवेश है किसी कुचालक माध्यम में रखा है। ठीक, तो समीकरण आपका ये चौथा हो गया, ये समीकरण आपका हो गया तीसरा। ठीक, तो जब तीसरा और जो चौथा समीकरण है इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आप लोग का क्या बन करके आएगा वो आप समझ लीजिए। तो यानी कि F बराबर क्या था फॉर्मूला आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 अपान में R² था। FM क्या है, FM आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, और Q1 Q2 अपान में R² है। तो सारी चीज़ें तो आपको सेम में मिल रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल के बचेगा। ठीक, तो क्या लिख देंगे आप लोग, F अपान में क्या है, FM बराबर क्या हो जाता है, के। हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे ई नॉट जो आपका होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका ई नॉट होता है, यहाँ पर आप लोग देखें तो ई नॉट का जो आपका आंकिक मान होता है उसको समझेंगे, उसके बाद फिर उसका विमीय सूत्र को भी समझेंगे। तो ई नॉट का जो आपका आंकिक मान होता है इतना होता है, आपको समझना चाहिए। ठीक, तो ई नॉट का आंकिक मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। ठीक, कूलाम स्क्वायर बटे में क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करेंगे इसके विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र भी निकालना बहुत ही आसान है, कोई भी कठिन नहीं है, आप लोग आराम से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, कूलाम का जो फॉर्मूला होता है वही आपको याद होना चाहिए, बस आप लोग विमीय सूत्र निकाल लोगे। आप किस प्रकार से निकालोगे उसे समझ लो, पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, एक भी चीज़ आपको समझ में ऐसी ना आए ऐसा कोई बचेगा नहीं। ठीक, तो क्या फॉर्मूला आपका होता है, F बराबर 1 में क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है, R² होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो आपका ये होता है इतना पार्ट तो कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए तो कुछ हम लोग यूज करेंगे नहीं, इसको हम लोग हटा देंगे और बचा क्या आपका बचेगा F Q1 Q2 अपान में R² बचेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे एक, और F का कितना होता है आप लोग जानते होंगे, जो विमीय सूत्र होता है वो आपका होता है MLT की पावर कितना होता है, -2। ठीक,
तो ये हो गया यहाँ से। उसके बाद में फिर हम लोग बात करें कूलम, यानी कि आवेश है यहाँ पर, तो आवेश का आप लोग जानते हैं 80 होता है और इसका भी 80, यानी कि दो आवेश हैं तो 80 और 80 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद फिर क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एल स्क्वायर से। ठीक, ये आपका क्या हो गया, जो आपकी दूरी होती है उसका निकल करके आ गया विमीय। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, बस आप लोग का जो ई नॉट होता है उसका विमीय सूत्र निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एम तो एम रहेगा, उसका फिर क्या हो जाएगा, एम को जब क्या कर देंगे इससे यहाँ पर भेजेंगे तो m की पावर जो हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नीचे प्लस में है। फिर क्या हो जाएगा, l की पावर कितनी हो जाएगा, -3। उसके अंदर फिर t जो आपका है, t आपका यहाँ माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो t आपका हो जाएगा 4, यानी कि 2t यहाँ और 2t ऊपर है। ठीक, उसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, a आपका जो हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ही विमीय सूत्र होता है ई नॉट का। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ई नॉट का विमीय सूत्र इस प्रकार से होता है, आप लोग समझ लिए गए होंगे। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं इसके बारे में कुछ अच्छी तरीके से कुछ पॉइंट हैं जो आपको समझने चाहिए कूलाम के नियम के बारे में, तो उसे समझ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है आपका कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर जो आपका वैद्युत बल होता है वो कम होने लगता है, यानी कि जो माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है इसको जो हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका जो वैद्युत बल होता है वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। दूसरा पॉइंट है आपका वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षणात्मक भी होती है और प्रतिकर्षणात्मक भी होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि वैद्युत बल कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षणात्मक भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका यदि दोनों आवेशित कणों को हम लोग परस्पर स्पर्श कराकर हटा लें तो क्या होता है, जो आवेश की मात्रा होती है दोनों में कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक, मान लीजिए क्या है आपके पास, इस प्रकार से दो कण आपके पास हैं, दो कण हैं। अब इस मान लीजिए दो आवेश हैं, इस पे कितना, मान लीजिए इस पे है 7 और इस पे है 5। जब इन दोनों आवेशों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर कितना हो जाएगा, जो आपका आवेश होगा समान हो जाएगा, यानी कि इस पर भी 6 और इस पर भी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका किस प्रकार से निकालेंगे, अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जब आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे कि दोनों आवेशों को समान में कह सकते हैं कि स्पर्श करा करके रख दिया गया दूर दूर पर, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। जब इसको स्पर्श कराएंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों जो आवेश होते हैं इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका 7 5 12 और फिर 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देने पर 6 आ जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, दोनों पर उपस्थित समान आवेशों हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि दोनों आवेशित कणों को आप परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों आवेश पर जो आवेश की मात्रा होती है वो समान हो जाती है, यानी कि Q बराबर हो जाता है, Q1 जो होता है वो बराबर हो जाता है Q2 के। और फिर जब इसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से फार्मूला लिख सकते हैं, यानी कि Q1 और Q2 को हम लोग जोड़ देंगे और 2 से हम लोग भाग लगा देंगे, बस आप लोग का निकल करके आ जाएगा। चौथा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कोई धातु हो तो जो आपका K होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। होने के कारण उनके बीच जो आरोपित बल होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, यानी कि जो दोनों आवेश हैं उनके माध्यम में जब कोई धातु उपस्थित हो तो ये चीज़ होती है। फिर अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर में जो आपका E एप्सिलॉन नॉट K जो आपका होता है के स्थान पर हम लोग एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर चीज़ लिखी है इसके स्थान पर हम लोग एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका एप्सिलॉन होता है परावैद्युत की जो होता है परावैद्युत की वैद्युतशीलता होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला किस प्रकार से आ जाएगा, K का जो आपका होता है K बराबर एप्सिलॉन अपॉन में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और अच्छे तरीके से सभी टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसे समझो। चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम लोग पूरा तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करा देंगे। हर एक टॉपिक को आप लोग लिख लेना और 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता भी है तो कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे अब हम लोग समझते हैं। तो किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर क्या होता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक,
तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कोई आवेश है, यानी कि आपके पास ये धनावेश है, तो इसके आसपास क्या होगा, कुछ इसका एरिया होगा, इस एरिया होगा कह सकते हैं, इसका कुछ क्षेत्र होगा। तो इस क्षेत्र में मान लीजिए आप लोग क्या करेंगे, एक और आवेश लेकर के आएंगे। अगर ये माइनस का है तो क्या करेगा, इसके क्षेत्र के अंदर जब ये लेकर के आएंगे हम लोग, इसके अंदर लेकर के आएंगे तो क्या करेगा, ये अपनी ओर खींच लेगा। अगर ये प्लस का होता तो ये क्या करेगा, जब इसके अंदर लेकर के आएंगे इसके क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये क्या करेगा, अपने से दूर भगा देगा, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे से दूर भगाने का प्रयास करेगा, प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। और अगर माइनस का होता तो उसे अपनी ओर खींच लेता। तो ये जो क्षेत्र होता है यही आपका क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई आवेश है, इसके ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। अब इसके अंदर जैसे ही कोई चीज लेकर के आओगे, मान लीजिए प्लस आवेश लेकर के आओगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, भगाने का प्रयास करेगा। और जब माइनस लेकर के आओगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को खींच लेगा, यानी कि आकर्षण का कार्य करेगा। तो ये क्या कह सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसको भी समझिए कि वैद्युत बल रेखाएं यानी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है उसे समझिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपकी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है, जो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का क्या करती हैं, अविरल यानी कि लगातार प्रदर्शन करती हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो धनावेश की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इस प्रकार से होती हैं, यानी कि धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो जाती हुई दिखाई देती हैं। और क्या होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर जो ऋणावेश की वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उनकी ओर आती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो निकलती हुई दिखाई देती हैं, और जो ऋणावेश होता है उसमें कैसी होती हैं, ये जो आपका यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो ऋणावेश होता है उस पर क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से आपका आती हुई दिखाई देती हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। जो आपका धनावेश होता है उस पर क्या होगा, उससे जो किरणें होती हैं कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र जाता हुआ दिखाई देगा, और जो ऋणावेश होता है उसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। अब वहीं पर हम लोग बात करें, जब धनावेश और ऋणावेश को संयुक्त कर देते हैं तो क्या होता है, धनावेश से जो आपका होता है क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की जो कह सकते हैं जो आपका वक्र होता है वो निकलता है और इसकी ओर जाता है, ऋणावेश की ओर जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यही आपका क्या होता है, धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, गुण क्या क्या होते हैं उसे समझें। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। ठीक, धनावेश से निकलती हुई दिखाई देती हैं और ऋणावेश पर आती हुई दिखाई देती हैं, जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। तो यही आपके क्या हो जाती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण होगा। दूसरा गुण क्या होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कटी हुई नहीं है को, अगर ये एक दूसरे को काटने लगेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होगा, दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, और जो दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी तो उससे क्या होगा, दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, और जो कि इसमें असंभव होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होगा, स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, और स्पर्श रेखाएं निकलने का मतलब ये हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो आपकी होती हैं वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, और दो दिशाएं जो आपकी होती हैं असंभव होती हैं। तो यही चीज़ आपको समझाई थी वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में। एक गुण और है उसे भी समझ लेते हैं। तो अगला गुण है आपका कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जितना ही एक दूसरे से पास पास होंगी उतना ही क्या करेंगी, प्रबल वैद्युत बल रेखाओं का कह सकते हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, और जितनी ही ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी उतना ही कैसा होगा आपका कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना ही क्या कह सकते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी उतना ही जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, और जितना ही दूर दूर होंगी उतना ही क्या कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग बात करें वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर होता है। तो अंतर ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, इसे आप लोग समझ लेंगे और यही अंतर आप लोगों को लिख देंगे। अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना ही आप लोग लिखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से निकलकर वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं, और इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है
कि जो आपका जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं क्या करती हैं, धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर के क्या कहती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार से जाकर के समाप्त हो जाती हैं। और जो भी यहाँ पर कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये कह सकती हैं इस प्रकार से जाती हैं और इस प्रकार से लौट आती हैं, इस प्रकार से आपका बनता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से हो जाती हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है परीक्षण आवेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो इसकी हम लोग परिभाषा देखें तो इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं कि बहुत ही छोटा आवेश जो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे परीक्षण आवेश कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई रखा हो आवेश वो जो बहुत ही छोटा हो और वो वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे तो कैसा हो जाएगा, आपका परीक्षण आवेश कहलाएगा। ठीक, इसे हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित भी करते हैं। तो आगे हम लोग अभी बताएंगे आपको, इसका ये यूज लगेगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई मान लीजिए एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है और उस एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम लोग परीक्षण आवेश को क्यू नॉट मान लें और क्या कर लें, वैद्युत बल को हम लोग एफ मान लें तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका हो जाएगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट हो जाएगा। यानी कि यदि हम लोग क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी होगी ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। यानी कि फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो आपका हो जाएगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। अब आप लोग को अगर निकालना है इसका मात्रक तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू नॉट यानी कि आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। तो यही चीज़ आपका होगा न्यूटन अपान में कूलाम, यानी कि मात्रक आप लोग निकालेंगे तो मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन अपान में कूलाम, या फिर हम लोग कह सकते हैं ई बराबर बी इंटू बी अपान में डी। ठीक, तो इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। तो हम लोग आगे समझेंगे इस प्रकार को भी, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसके दो मात्रक होते हैं। इसमें पहला मात्रक आपके लिए होता है न्यूटन अपान में कूलाम और दूसरा मात्रक होता है बी अपान में कूलाम, बी अपान में डी। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। राशि की बात करें तो राशि आपकी सदिश होती है और विमेय सूत्र की अगर बात करें तो विमेय सूत्र भी आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो आप लोग एफ का विमेय सूत्र जानते होंगे, MLT की पावर -2 होता है और आवेश का होता है AT। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लोग AT को ऊपर जब हम लोग भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो नीचे प्लस में है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा MLT आप लोग देख पा रहे होंगे T ऊपर 2 है और नीचे 1 है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने के बाद माइनस होगा तो क्या हो जाएगा MLT की पावर -3 और नीचे 1 है ऊपर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा A की पावर कितनी हो जाएगी -1, यानी कि MLT की पावर -3 A की पावर -1। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा विमेय सूत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपका होने वाला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग समझेंगे, यानी कि मान लीजिए कोई बिंदु है और उस पर क्या है +Q आवेश उपस्थित है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, उससे r दूरी पे मान लीजिए कोई प्लस कोई Q नॉट आवेश उपस्थित है, तो उसके बीच में हम लोग जानते हैं कि जब इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है तो क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि जो आपका फोर्स की दिशा होगी, यानी कि बल की जो दिशा होगी वो दूर की ओर होगी। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि माना कोई बिंदु आवेश +Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश +Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और इस पर क्या है +Q नॉट आवेश रखा हुआ है। तो इसलिए दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आपका कोई भी कह सकते हैं जो आपका वैद्युत बल जो आपका जो आवेश जो है आपके परावैद्युत माध्यम में उपस्थित हों तो जो कूलाम का नियम होगा इस प्रकार से होगा। कूलाम के नियम से F बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान में हो जाएगा r²। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका फिर F बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, यहाँ पर आप लोग Q की जगह पर क्या कर देंगे, Q1 की जगह पर हम लोग Q लिख देंगे और कह सकते हैं Q2 की जगह पर हम लोग Q नॉट का उपयोग कर देंगे, क्योंकि Q1 और Q नॉट ही तो है, अपान में क्या कर देंगे r² कर देंगे।
या फिर हम लोग इसी को दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका क्यू नॉट है हम लोग उठा करके एफ के बटे में कर देंगे। तो एफ के बटे में कर देने से भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हल हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ समझेंगे कि जो आपका क्यू नॉट होता है इसको हम लोग बटे में कर देंगे, ठीक। तो एफ बटे में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, की क्यू नॉट तो यहाँ नीचे आ गया तो बचा केवल क्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग जानते हैं अपॉन की जो क्यू नॉट होता है ये आपका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन जो आपका एफ अपॉन में क्यू नॉट है वो क्या है, बराबर होता है ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हम लोग या फिर ये उपयोग करें या फिर ये चीज़ लिखें, यानी कि या फिर ये आप लोग लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, तो जो आपको इजी लगे आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं छोटा है तो आप लोग यही लिख देंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट की जगह पर क्या कर देंगे, ई का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आपका ई बराबर हो जाएगा 1/4 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोग जानते हैं जो आपका के का मान होता है वो 1 होता है, तो हम लोग के की जगह पर 1 लिखेंगे तो आपका के कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा ई बराबर 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब या फिर हम लोग इसकी जगह पर यानी कि 1/4 की जगह पर हम लोग 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से भी आपका हो सकता है ई बराबर 9 × 10⁻9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपकी चीज़ हो गई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम लोग बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसे समझते हैं। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यदि जो दो आवेश हम लोग ले रहे हैं वो कैसे हो, बराबर हो, यानी कि जो परिमाण हो उनका बराबर हो, लेकिन जो उनका आवेश हो विपरीत हो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपका माइनस हो एक तरफ आपका प्लस हो, ठीक। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ प्लस हो दूसरी तरफ भी प्लस हो, इसका जो आवेश होगा विपरीत होगा, यानी कि एक तरफ माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा, ठीक। तो एग्जाम्पल के रूप में HCl H2O NH3 देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए थी। अब हम लोग जो टॉपिक बढ़ने वाले हैं वो टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अगला वैद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उससे हम लोग समझेंगे अब, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण क्या करना है हम लोग को, वैद्युत द्विध्रुव में क्या करना है, किसी एक आवेश का परिमाण ले लेना है, क्योंकि हमको पता है कि जो आवेश का परिमाण होता है इनमें दोनों आवेशों का जो परिमाण होता है वो बराबर ही होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और तथा जो उनके बीच की जो दूरी होगी, यानी कि मान लीजिए 2l दूरी है तो इसको क्या कर देंगे, जो आवेश का परिमाण हमने लिया उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यही चीज़ आप लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं P बराबर Q × 2l, ठीक। तो Q क्या हो जाएगा, आपका आवेश का परिमाण हो जाएगा, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस आपका फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक ही निकालना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि Q का जो आप लोग मात्रक जानते हो कूलाम होता है, L का मात्रक होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा मात्रक कूलाम मीटर, ठीक। फिर बीमा की बात करें तो बीमा आपका Q का होता है 80 और L का होता है L, तो क्या हो जाएगा LTA। राशि आपकी सदिश होती है। और वहीं पर दिशा की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर दिशा होती है, ठीक। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कह सकते हैं आपके लिए टफ भी हो सकते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो ये दोनों जो आपके टॉपिक होने वाले हैं थोड़े से लॉन्ग होने वाले हैं, और इन जो टॉपिक हैं इनको आप लोगों को एक बार वीडियो देखने के बाद आपने आप से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसमें दो स्थिति हम लोग को पढ़नी है, एक होती है आपकी अक्षीय स्थिति और एक होती है आपकी निरक्षीय स्थिति, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका चित्र देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका चित्र होता है। तो आप चित्र देख पा रहे होंगे तो इसमें बहुत सारा सोच रहे होंगे कि आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बना करके समझते हैं तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेना है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। इस प्रकार से आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से आपका होता है AB है, ठीक। तो इसके मान लीजिए -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना है। अब इसके मध्य बिंदु मान लीजिए मध्य में कोई बिंदु है जो आपका वो O, ठीक। तो मध्य बिंदु O से मान लीजिए यहाँ पर R दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R बिंदु पर क्या है, कोई बिंदु P है, ठीक।
तो इस पर हम लोग क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण करेंगे तो हम लोग को पता है कि जो धनावेश से होती हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं, यानी कि कह सकते हैं दूर की ओर जाती हैं। तो जब हम लोग E1 का जो मान हो जाएगा आपका किस तरह हो जाएगा, दूर की ओर हो जाएगा, यानी कि E1 की जो डायरेक्शन होगी दूर की ओर हो जाएगी जब प्लस क्यू आवेश के कारण करेंगे। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, उसी की ओर हो जाएगा, यानी कि E2 का जो डायरेक्शन होगा इधर ही हो जाएगा। यानी कि पहला जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो दूर की ओर होगा अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, और अगर हम लोग माइनस क्यू आवेश से कारण ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो जाएगा आपका, उसी की ओर होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है थ्योरी वाली उसे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB किसी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे पहले क्या चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, सबसे पहले क्या लिखा है, माना कि एक वैद्युत ध्रुव AB है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, माना कि एक वैद्युत ध्रुव क्या है, AB है। ठीक, जो कैसा है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसके मध्य में कोई बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग देख पा रहे हो कितनी है, R है। तो R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इस पर हम लोग क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे कितनी होगी, दूर की ओर होगी। और जब हम लोग माइनस क्यू से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो जो तीव्रता होगी किसकी ओर होगी, माइनस क्यू की ओर होगी। यानी कि E1 जो आपका होगा प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे तो E1 का मान क्या होगा, दूर की ओर होगा, और जो U2 होगा उसी की ओर होगा अगर हम लोग माइनस क्यू की आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं और थ्योरी वाले पार्ट में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं जब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, E बराबर होता है 1/4π0 Q अपान में होता है R²। तो हम लोग क्या करेंगे R, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है कितनी है, R है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यानी कि R में से L को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आ जाएगी। तो यहीं फिर हम लोग क्या कर देंगे, यही चीज़ लिखेंगे कि E1 बराबर हो जाएगा 1/4π0 Q अपान में क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा जिसकी दिशा होगी B से P की ओर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिशा की दिशा होगी B से P की ओर होगी। अगला जो आपका है वो है आपका माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है। तो जो E2 का हो जाएगा वो भी आपका सेम ही होगा, वो होगा आपका 1/4π0 Q अपान में क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये R प्लस L क्यों है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक तो R है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, L को और जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी दूरी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक, तो R प्लस L हो जाएगा इसीलिए यहाँ पर, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन बनने के बाद हम लोग दिशा की बात करें, दिशा किधर होगी, P से A की ओर होगी, यानी कि दिशा किधर होगी, P से A की ओर, यानी इधर की ओर आती हुई दिखाई देगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, बिंदु P पर परिमाणी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E1 का जो मान होगा वो U2 से बड़ा होगा। अब U2 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वैद्युत बल कम हो जाएगा, यानी कि तीव्रता भी कम आएगी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि किसकी दूरी ज़्यादा है, तो आप लोग देखेंगे जब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें तो इसकी दूरी कितनी है, ज़्यादा है। और जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करें तो इसकी दूरी कम है। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी सबसे ज़्यादा किस पर होगी, E1 पर होगी, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण जब ज्ञात करेंगे तब उस पर होगी। और जब माइनस क्यू आवेश से ज्ञात करेंगे तो उससे कम होगी, यानी कि क्यू प्लस क्यू से कम होगी। ठीक, तो जो आपका E1 होगा वो आपका बड़ा होगा E2 से। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो E1 है आपका बड़ा है E2 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, E1 में माइनस कर देंगे E2 को। तो आप लोग माइनस कर दो, तो सबसे पहले हम लोग क्या जो इक्वेशन बनाया था उसी को हम लोग माइनस करेंगे। तो E1 की जगह पर हम लोग कितना चीज़ लिखे थे, हमने ये चीज़ लिखी थी 1/4π0 अपान में क्या हो जाएगा, Q अपान में हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ लिख देंगे। फिर E2 की जगह पर हम लोगों ने लिखा था 1/4π0 Q अपान में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो Q2 की जगह हम लोग इतना लिख देंगे। ठीक, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि जो जो चीज़ें कॉमन निकलने लायक होंगी वो चीज़ हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 1/4π0 ये आपका कॉमन मिल रहा है, और ये भी आपका इधर भी है, तो दोनों क्या है, कॉमन है। Q देखेंगे तो Q भी इधर है इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान में 4π0 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर
माइनस लगाने के बाद फिर क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माने कि इतना और इतना बचा। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे हम लोग गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, क्यू अपान में 4π के। उसके बाद फिर क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल इस आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो ये चीज़ आप लोग खोल करके लिख देंगे, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आपका जो बंद करेंगे ब्रैकेट उसका फिर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक हो गई। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। तो आप लोग क्या करेंगे, जब ब्रैकेट को हटाएंगे फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो आपका आर स्क्वायर है ये प्लस में है और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस में है, तो क्या करेंगे इसको काट देंगे। फिर है आपका एल स्क्वायर, इधर भी एल स्क्वायर, इधर प्लस में इधर माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या 2RL बचा और प्लस 2RL बचा, तो 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे कि ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान में 4π के 4RL अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एल स्क्वायर होता है इसको हम लोग आर से बहुत कम होता है, यानी कि एल जो आपका होता है आर से बहुत कम होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जब एल स्क्वायर होगा तो और भी कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, यानी कि एल स्क्वायर को हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, एल स्क्वायर की जगह पर 0 हो जाएगा। तो यही चीज़ आप आगे बढ़ाते हुए करेंगे हम लोग। ई बराबर आपका हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान में 4π के 4RL अपान में क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो एल स्क्वायर जो होगा इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू 4π के फिर क्या होगा 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ से जो ऊपर वाला आर है एक कट जाएगा, नीचे वाला भी एक कट जाएगा, तो कितने हो जाएगी आर की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4π के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4L यहाँ पर बचा, तो क्या करना है क्यू को भी हम इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 4QL हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को तोड़ेंगे तो क्या कर देंगे 2 × 2L कर देंगे। ठीक, 2Q और 2L कर देंगे, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे 2Q और 2L कर देंगे। तो 2Q और 2L करने के बाद क्या हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा आपका RQ बचेगा। अब हम लोग जानते हैं Q × 2L क्या होता है, आपका P होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे Q × 2L की जहाँ पर P का यूज करेंगे और 2 यहाँ पर दिया है तो आपका 2P हो जाएगा। ठीक, क्या नीचे लिख करके आया कि ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4π के, और इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे Q × 2L के जगह पर हम लोग P का यूज करेंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा R³ की R³ जगह लिख देंगे, फिर ये चीज़ आपका फॉर्मूला निकल कर के आ गया। लेकिन अगर वायु अथवा निर्वात की बात करें तो जो आपका K होता है उसका मान 1 होता है, तो हम लोग जब K का मान 1 यहाँ पर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये K हट जाएगा और निकल करके फॉर्मूला आपका आएगा E बराबर 1/4π के 2P अपान में R³। ठीक, या फिर हम लोग इसकी जगह पर यानी कि 1/4π की जगह पर हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला दूसरा जो आपका हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁹ 2P अपान में R³। ठीक, तो ये पहली स्थिति कंप्लीट हो गई, यानी कि जो आपका अक्षीय स्थिति थी वो पूर्ण रूप से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना जो निरक्षीय स्थिति होती है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति किस प्रकार से होती है इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा स्पीड में। आप लोग इसे क्या करेंगे, एक बार दो बार देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अगला जो आपका है वो है निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं हम लोग थ्योरी के माध्यम से समझेंगे और हर एक चीज़ को आपको बना करके मैं दिखा दूंगा। ठीक, तो आपका चित्र होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें। कि माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव AB किसी एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है इस प्रकार से, जो कैसा है AB है। ठीक, AB है एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है। ठीक, तो ये आपको चीज़ पता होगी। उसके बाद फिर क्या है, इसके मध्य में क्या है, बिंदु है कोई O। ठीक, तो मध्य बिंदु O से क्या हम लंब अर्धक इस प्रकार से लगाएंगे, तो क्या होगा लंब अर्धक पर क्या होगा R दूरी पर, यानी कि लंब अर्धक की दूरी कितनी है R है, R दूरी पर क्या होगा बिंदु कोई मान लीजिए P है। ठीक, तो P पर क्या करना है, हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो इधर क्या है, मान लीजिए इधर आपका -Q आवेश, इधर है आपका +Q आवेश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे बिंदु P पर, फिर हम लोग -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे बिंदु P पर। ठीक,
तो यही चीज़ आपको करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जानते हैं जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद करेंगे तो आपकी डायरेक्शन किधर होगी, दूर की ओर होगी। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद करेंगे तो फिर डायरेक्शन किधर होगी, इसी की ओर होगी इस प्रकार से, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दूर की ओर होगी। तो चित्र में यही सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो ये चीज़ लिखी है। फिर E1 की हम लोग बात करें तो E1 कितना हो जाएगा, वन E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 के Q अपान में हो जाएगा R² प्लस L² अंडर रूट अपान कह सकते हैं अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या चीज़ दी हुई है। हम लोग इसको अगर मान लें समकोण मान लें तो क्या हो जाएगा, इधर जो लंब है R है और जो आपका आधार है L है, तो हम लोग जब इसको क्या करते हैं समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका क्या निकल करके आ जाएगा, जो आपकी कर्ण होगा वो हो जाएगा आपका R² प्लस स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ आपकी दूरी हो जाएगी और इतनी, अब दोनों की दूरी समान है तो इसलिए हम इसको भी यही चीज़ मानेंगे कि जितना इधर होगा इतना इधर भी होगा। ठीक, तो E1 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 के Q अपान में हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक, फिर E1 की मान यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब जो आपका स्क्वायर बाहर लगा है इसको हम लोग हटाएंगे, मतलब कि जब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, E1 का जब मान फिर क्या आ जाएगा 1/4 के Q अपान में हो जाएगा R² प्लस L²। ठीक, यह पहला आपका इक्वेशन बन जाएगा जिसकी दिशा होगी B से P की ओर। फिर दूसरा जो आपका है माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को याद करेंगे, तब हम लोग क्या होगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 के Q अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, जब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा E2 बराबर हो जाएगा 1/4 के Q अपान में R² प्लस L²। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी दिशा होगी P से A की ओर। अब हम लोग को करना क्या है, E1 और E2 को हम लोग लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटते हैं, यानी कि आप लोग इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जो आपका E1 है और E2 को हम लोग क्या करेंगे लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटते हैं। तो लंबवत घटक कौन सा है आपका, ये है, और क्षैतिज घटक आपका ये है। ठीक, तो लंबवत घटक क्या होता है उसको समझो कि E1 और E2 के लंबवत घटक जो हैं वो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, तथा क्षैतिज घटक जो है आपके क्रमशः E1 कॉस थीटा है और E2 कॉस थीटा है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो E1 का जो कह सकते हैं E1 और E2 का जो आप कह सकते हैं कि जो लंबवत घटक है वो आपका कैसा है, E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है इस प्रकार से। और जो आपका क्षैतिज घटक है वो है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता है। फिर क्या हम लोग को क्या करना है कि लंबवत घटक परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपके लंबवत घटक हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कहते हैं परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो ये क्या कर देंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे निष्क्रिय कर देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो आपके क्षैतिज घटक होंगे उसी के माध्यम से हम लोग बिंदु P पर क्या करेंगे, क्षैतिज घटक के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि ये लंबवत घटक परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसलिए क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर परिमाणी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटकों के कारण होगी। तो इसलिए बिंदु P पर परिमाणी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी आपकी E बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो यानी कि जो E1 कॉस थीटा का मान होगा प्लस E2 कॉस थीटा का जो मान होगा उसे हम लोग जोड़ देंगे, बस आप लोग का निकल करके आ जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि जो कॉस थीटा होता है उसका जो कह सकते हैं निकालते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार कितना है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आधार की हम लोग बात करें तो आधार आपका कितना है, आधार आपका L है, और आपके अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है आपका अंडर रूट में R² प्लस L²। तो यही चीज़ हम लोग का लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 के Q अपान में हो जाएगा R² प्लस L² इंटू में क्या कर देंगे L अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे E2 का जो E2 कॉस थीटा का मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 के Q अपान में हो जाएगा R² प्लस L²। फिर इंटू लगा करके हम लोग क्या करेंगे L अपान में हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस L²। ठीक है, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं E बराबर हो जाएगा 1/4 के QL अपान में कर देंगे R² प्लस L² 1 प्लस 1/2 उसके बाद 1 प्लस 1 कर देंगे। ठीक, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 के Q इंटू 2L अपान में हो जाएगा R² प्लस L² 3/2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे जो आपका L² होता है इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी कि जो L² होता है उसका मान जो होता है R² से बहुत छोटा होता है, तो L² को हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी कि 0 के बराबर मान लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर 0 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा L² का मान 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा E1/4 के हो जाएगा Q इंटू 2L हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया।
फिर क्या बचा 3/2। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये 2 है और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, तब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये r³ हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि q × 2l क्या होता है, p होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, q × 2l की जगह p का मान रख देंगे, यानी कि p को रख देंगे, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 π के, और हम लोग q × 2l की जगह p पर q यूज कर लेंगे, और यहाँ पर 2 ये 2 कट जाएगा, फिर r बचेगा, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब वायु अथवा निर्वात के लिए हम लोग जानते हैं कि का मान 1 होता है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार से भी हो जाएगा आपका कि E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 πε0 p/r² हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसकी जगह पर चाहें तो हम लोग इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि E बराबर आपका होता है 9 × 10⁹ p/r³। तो इतनी चीज़ें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। ये आपका फर्स्ट पार्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का, और जो आपका सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपका पूरी तरीके से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी कि एक वीडियो आपका और आएगा, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप लोग केमिस्ट्री और भी चैप्टर्स के पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि मैं आपको हर एक चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर सकूं इसी प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।